Now we will discuss an important type of instruments, which is electrodynamic instruments. Earlier we have seen the PMMC type instruments, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट्स. इनके अंदर क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक मूविंग कॉयल होती है. अब उस को जब हम क्लास में भी स्टडी कर रहे थे पीएमएमसी टाइप को, तो मैंने आपका आइडिया दिया था कि एक इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप होती है जिसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जैसे DR7L जो थे टाइप के मीटर्स, उसमें परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाते हैं. ठीक है, यानी परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके अंदर आ जाएगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल, वो हम दो तरीके से बना सकते हैं. एक तो नेचुरल होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल वो नेचुरल मटेरियल होते हैं. दूसरा आर्टिफिशियल होता है. वो कैसे बनता है, वो इंडक्टर से बनता है, कॉयल से बनता है. कि उसके अंदर अगर आप करंट पास करवाते हैं तो उसमें एक उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसको नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं. ये भी हमने क्लास में के कंटेंट में है. ये जो राइट हैंड रूल के थ्रू आप थंब से डायरेक्शन निकालते हैं उसकी, और करंट के, और उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ठीक है, तो अब जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट की बजाय अब आप कॉयल लगाते हैं, उसके अंदर यूज़ करते हैं. और इस कॉयल का नाम है, इसको बोलते हैं फील्ड कॉयल. क्या बोलते हैं, फील्ड कॉयल. तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट इज सिमिलर टू द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट दैट इट यूजेस कॉइल्स इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट इज एज अ वॉट मीटर. ज़्यादातर ये जो मीटर्स हैं ये वॉट मीटर के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ये हम आगे देखते हैं कि ये वॉट मीटर के तौर पे हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. द मेजर डिफरेंस बिटवीन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज दैट टू मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स आर सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. यानी परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या आ जाएंगी, कॉइल्स आ जाएंगी. द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द मूविंग कॉइल इज पिवटेड इज जनरेटेड बाय पासिंग अ करंट थ्रू द स्टेशनरी फील्ड कॉइल्स. अब जो कॉइल्स हमने यूज़ किए मैग्नेट के लिए, वो स्टेशनरी होंगी और उसके अंदर जो कॉइल मूव करेगी वो मूविंग कॉइल कहलाएगी. ठीक है, तो स्टेशनरी फील्ड कॉइल्स आपकी क्या होंगी, स्टेशनरी होंगी. व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द पिवटेड कॉइल द टू फ्लक्सेस इंटरेक्ट causing the coil and pointer to be deflected. अच्छा, spiral springs provide controlling force and connecting leads to the pivoted coil. स्पायरल स्प्रिंग लगे होते हैं जो कि क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग, उसमें जो एक उसमें डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी और एक कंट्रोलिंग फोर्स होगी. ठीक है, और पॉइंटर वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी. तो इसमें जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो स्पायरल स्प्रिंग जो है इसको प्रोवाइड करेंगे. अब ये देखें इसका मॉडल, ये इसकी पिक्चर ऊपर शो कर रहा है और नीचे इसका मॉडल शो कर रहा है. अब देखें एफ ये फील्ड कॉइल है जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, और इसके अंदर एक प्लेस है मूविंग कॉइल. ये जो मूविंग कॉइल है ये इसके अंदर प्लेस है. ठीक है, फील्ड कॉइल के करंट को कह रहा है I1 और मूविंग कॉइल के करंट को कह रहा है I2. अच्छा, आगे हम ये देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है जिससे करंट क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा, यानी I1 इक्वल टू I2. तो अभी हम इसके एक्सप्रेशन भी देखते हैं. Another major difference from PMMC instrument is that it usually has air damping. यानी इसमें एयर डैम्पिंग होगी. एयर डैम्पिंग क्या करेगी कि जो इसमें जो ऑसिलेशंस आती है पॉइंटर की, उसको डैम्प क्या करेगी, एयर करेगी. अ लाइट वेन pushes air around in an enclosure when the pivoted coil is in motion. This damps out all rapid movements and oscillations of the moving system. Electrodynamic instrument can be used on AC. ये बेसिकली इसका ज़्यादा बेनिफिट है कि हम इसको AC और DC दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं. दी ऑल्टरनेटिंग करंट वुड इंड्यूस अनवांटेड एडी करंट्स इन ए मेटालिक कॉइल फॉर्मेट. द डैम्पिंग मेथड फॉर अ PMMC इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी सुटेबल फॉर एन इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, द डैम्पिंग मेथड फॉर अ PMMC इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी सुटेबल फॉर एन इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट. डैम्पिंग मेथड वही था जिसमें एडी करंट होते थे आपके मूविंग कॉइल के अंदर, उसमें फॉर्म होता है, लेकिन इसमें वो सुटेबल नहीं है ड्यू टू दी AC ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से. नो आयरन कोर in an electrodynamic instrument, so the magnetic field flux is much smaller than in an PMMC instrument. To produce a strong enough deflecting torque, the moving coil current must be much larger than the small currents required in a PMMC instrument. PMMC इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था कि थोड़े से करंट से 2 माइक्रो से या 50 माइक्रो तक की रेंज में हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन ले लेते थे, लेकिन इसमें आपको करंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास वो फॉर्मा नहीं है. ठीक है, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड मज़ीद स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, इसमें ज़्यादा आपको करंट देना पड़ेगा. लेट द करंट पासिंग थ्रू द फिक्स्ड कॉइल बी I1
and through the moving coil B I2. ठीक है, since there is no iron magnetic field density B is proportional to I1. यानी इसमें जो B था, जो PMMC में मैग्नेट से आ रहा था, अब इसमें किससे आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से आ रहा है, तो B को हम कहेंगे B इज प्रोपोर्शनल टू I1 या B इज इक्वल टू K I1. K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द कॉइल ऑफ डायमेंशन L क्रॉस B, उसका एरिया इट इज गिवन बाय नया फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, TG इज इक्वल टू NB I2 LB, ये एरिया आपका. अब I2 इसमें करंट है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा कि B की जगह क्या आ जाएगा, KI1. क्या आ जाएगा, KI1. तो उन सारे कांस्टेंट्स को कंबाइन करके आप ये कांस्टेंट कहते हैं K1 इंटू I1 I2. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू K1 I1 इंटू I2. अच्छा, आप इसमें देखें कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया कि अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ करंट्स आ गया, ठीक है. यानी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ करंट्स. ये ऐसे जैसे आपने वो मोटर में पढ़ा हुआ था, जो डीसी मोटर थी, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड, जिसमें फील्ड कॉइल्स होती हैं और दूसरा आर्मेचर होता है. इसी तरीके से इसमें फील्ड कॉइल्स हैं और एक मूविंग कॉइल है. तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ करंट्स, यानी TD इज प्रोपोर्शनल टू I फील्ड कॉइल एंड I मूविंग कॉइल. अच्छा जी, सिंस द इंस्ट्रूमेंट इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड, द रिस्टोरिंग और कंट्रोल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफ्लेक्शन, यानी T इज इक्वल टू K2 थीटा. यानी आपका जो TC है वो K2 थीटा के बराबर है. अब K2 थीटा जो है आपका जो इसमें जो है स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क की वजह से पैदा होगा. ये टॉर्क विल बी इक्वल टू दिस वन टॉर्क K1 I1 I2. इन दोनों को इक्वेट करते हैं, K1 I1 I2 इज इक्वल टू K2 थीटा. तो इसमें देखें कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2 व्हेन द सेम करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड कॉइल एंड पिवटेड कॉइल. अच्छा, अगर ये दोनों करंट बराबर हो जाएं, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया था, जैसे ये देखें फील्ड कॉइल को कनेक्ट कर दिया मूविंग कॉइल के साथ, तो अब करंट क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में करंट सेम होता है. तो TD विल बी प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. दिस गिव्स द डिफ्लेक्शन एंगल एज थीटा इज इक्वल टू CI स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू CI स्क्वायर. अब ये भी देखें कि ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. अब देखें जैसे इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू CX, वो लीनियर इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू CX स्क्वायर, दैट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन. तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन यानी पैराबोलिक टाइप की बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू CI स्क्वायर. तो ये एक नॉन लीनियर स्केल होगी, सॉरी, तो ये क्या होगी, नॉन लीनियर स्केल. तो इसमें आप देखें कि ये करंट आया आपका, ठीक है, इस कॉइल से और इसमें चला गया इसमें, तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और इसमें थीटा इज इक्वल टू CI स्क्वायर. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट आर दी नॉन लीनियर स्केल एंड लो सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी भी इसकी क्या होगी, लो होगी. नो आयरन कोर इन एन इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, सो the field flux is much smaller than in PMMC instrument, that is the moving coil current must be much larger than the small currents required in a PMMC instrument. A major advantage of an electrodynamic instrument is that it is not polarized and its positive reflection is obtained regardless of the direction of currents in the coils. Thus it can be used to measure AC or DC. तो इसको आप AC और DC दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप AC लगाओगे तो डिफ्लेक्शन सही में आएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दोनों सूत्रों में चेंज होगी, दोनों कॉइल्स के लिए. तो ये AC पे भी यूज़ हो जाएगा, ये DC पे भी यूज़ हो जाएगा. दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड आइदर एज अ एमीटर, वोल्टमीटर, बट इज जनरली यूज्ड एज अ वाटमीटर. अच्छा, अब पहले देखते हैं हम ये वोल्टमीटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगा. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ वोल्टमीटर, द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स आर जॉइंड इन सीरीज along with the high resistance and connected in parallel with the load. ये आपको पता है कि जब हम वोल्टमीटर बनाते हैं तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, मल्टीप्लाई रेजिस्टर, और वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो ये वही बात लिखी हुई है. लेकिन ये सारे सबको सीरीज़ में कनेक्ट करके एक मल्टीप्लाई रेजिस्टर लगा दिया इसके साथ सीरीज़ में, और यहाँ पे आपने लोड मेजर करना है इसके पैरेलल में. अच्छा, दी मल्टीप्लाई रेजिस्टर इज मेड ऑफ मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन, ठीक है. व्हेन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स एंड द रिक्वायर्ड करंट फॉर FSD आर नोन, द मल्टीप्लाई रेजिस्टर is calculated exactly as per DC voltmeters. The instrument scale can be read as a DC voltage or RMS AC voltage. अब इसमें आप देखें कि AC वोल्टेज कौन सा है आपका, RMS है. ये आपको मैंने बताया था कि RMS की डेफिनेशन ही ये होती है कि it gives the same amount of heat which is given by the equivalent DC. An electrodynamic voltmeter is not suitable for measuring voltages in electronic circuits because of the loading effect.
चलिए इलेक्ट्रोडायनेमिक एमीटर. The moving coil and its series connected swamping resistance are connected in parallel with the ammeter shunt. अब इसमें एक टर्म यूज हो रही है स्वैम्पिंग रेजिस्टर. ये क्या चीज़ होती है स्वैम्पिंग रेजिस्टर? ये अभी मैं आपको बताता हूँ. स्वैम्पिंग रेजिस्टर जो है चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं. स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टर विद जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट पुट इन सीरीज विद द मीटर मूवमेंट इन एन एमीटर सर्किट. द मीटर मूवमेंट इज सेंसिटिव टू द चेंजेस इन टेम्परेचर. It changes the resistance due to this, so the accuracy of the ammeter suffers. एमीटर में आपको पता है कि आप एक शर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक आरएम होती है. अब आरएम जो होती है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है. ये भी हमने एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर, कि इसका टेम्परेचर से वेरी कर जाएगी रेजिस्टेंस, और इसकी वेरिएशन से फिर क्या होगा कि आपकी जो एमीटर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा. हम चाहते हैं कि हमारा एमीटर टेम्परेचर से डिस्टर्ब ना हो. तो हम क्या करेंगे, हम उसके साथ जो आरएम है उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस उसके साथ हमने सीरीज में लगा दी, जो कि इससे काफ़ी बड़ी होती है. स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज 20 to 30 times the resistance of the meter movement, so that changes in meter movement resistance makes very little difference in the overall series resistance and therefore very little change in sensitivity. तो ये रेजिस्टेंस आपने लगा दी है, जैसे बहुत बढ़िया है. अगर टेम्परेचर में चेंज आता भी है या रेजिस्टेंस चेंज होती भी है तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि RSW इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है, 20 से 30 गुना ज़्यादा है. तो इस वजह से आपका जो एमीटर होगा वो टेम्परेचर के लिहाज से इनसेंसिटिव हो जाएगा. अच्छा जी, द मूविंग कॉयल, अब यहाँ पे देखिए स्वैम्पिंग रेजिस्टर आ गई. द मूविंग कॉयल एंड इट्स सीरीज कनेक्टेड स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर शंट. The two field coils should be connected in series with the parallel arrangement of the shunt and the moving coil. तो देखें आपके मूविंग कॉयल और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इनको इकट्ठा किया हुआ है सीरीज में, और इसमें जो शंट के साथ ये जो है पैरेलल में है, और शंट है आपकी जो फील्ड कॉइल्स है उनके साथ क्या है, सीरीज में है. ठीक है, मूविंग कॉयल स्वैम्पिंग शंट के साथ क्या है, पैरेलल में, और शंट सीरीज में है किसके साथ, आपकी फील्ड कॉइल के साथ. द टू फील्ड कॉइल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द शंट एंड मूविंग कॉइल. द इंस्ट्रूमेंट स्केल कैन बी एट either DC levels or RMS AC levels. The instrument can be calibrated on DC and then used to measure either DC or AC. अब आते हैं जी वॉटमीटर, जो असल काम है इसका. द फिक्स्ड सर्कुलर कॉइल विच कैरीज द मेन करंट I1 इज वाउंड ऑन टू हाफ्स पोजिशन पैरेलल टू ईच अदर. ये फिक्स सर्कुलर कॉयल जो हैं, ये वाली आपकी जो कॉइल्स हैं, इनमें करंट जो है आपका जो फील्ड कॉइल्स हैं I1 I2, ये आपका इसमें करंट होगा. ठीक है, द मूविंग कॉयल विच इज़ पिवटेड कैरीज करंट I2 विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज V. ठीक है, ये जो मूविंग कॉयल है ये करंट इसमें I2 गुजरेगा और ये V के प्रोपोर्शनल होगा. अब आपको पता है कि वॉट मीटर क्या करता है कि ट्रू पावर मेजर करता है. ट्रू पावर मेजर करने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब आपको वोल्टेज भी चाहिए और करंट भी चाहिए. अब वॉट मीटर में क्या, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक में तो दोनों करंट होते हैं, लेकिन हम अब देखेंगे कि जो फील्ड वाला करंट है, फील्ड कॉइल वाला, वो करंट होगा, और जो मूविंग कॉइल में जो करंट है इट विल बी रिलेटेड टू दी वोल्टेज ऑफ द सप्लाई. तो इस तरह से इन दोनों के प्रोडक्ट से, मतलब इसको आप प्रोपोर्शनल कर देंगे V के I2 को, और I1 आपका I के, तो इस तरह से ये पावर बन जाएगी आपकी. Since coils are air cooled, the flux density produced is directly proportional to the current I1. So B is proportional to I1 and B is equal to K1 I1, and current I2 is proportional to V. I2 is equal to K2 V. ये आपको पता है ना, proportionality constant को अगर हमने खत्म करना है constant आता है. Therefore TD will be equal to NIB I2. ठीक है, अब NIB I2. ठीक है, अब B की जगह क्या आ जाएगा, K1 I1, और ये I2 की जगह क्या आ जाएगा, K2 V. तो इस तरह से ये दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपका इन कांस्टेंट के साथ एक मेन कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको आप K बोलेंगे. K ये वॉट मीटर टू वॉट मीटर वेरी करेगा, तो K इज इक्वल टू K इंटू पावर. TD विल बी इक्वल टू TD जो होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू पावर. The watt meter can be calibrated on DC and then used to measure power in either DC or AC circuits. सोर्स ऑफ एरर इन वॉट मीटर. इफ द वॉट, अच्छा अब इसमें वॉट मीटर तो ये बन गया है, लेकिन इसमें ना एरर के चांसेस भी आते हैं. अब देखें वो कैसे एरर के चांसेस आएंगे, वो अभी हम देखते हैं. अब देखें ये सर्किट, इसका ये नीचे वाला सर्किट देखें ज़रा, इसमें क्या है, करंट कॉयल आ गई और एक पोटेंशियल कॉयल आ गई या वोल्टेज कॉयल आ गई.
ये तो आपको पता है वॉट मीटर में करंट कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल होती है। करंट कॉइल को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ताकि सीरीज़ में करंट गुजरे, और पोटेंशियल कॉइल को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, एक तो ये अरेंजमेंट है कि जिसमें जिसमें आपकी जो है वो जो आपकी ये वाली कॉइल है, इसको करंट कॉइल आप बोलेंगे, करंट कॉइल पहले आ रही है आपकी वोल्टेज कॉइल से। एक तो ये वाला ऑप्शन है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि जो लोड में से करंट गुजर रहा है वो तो आई है, और इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट गुजरेगा। जो वोल्टेज कॉइल है ये है आई वी, तो इन दोनों का साम क्या हो जाएगा, आई प्लस आई वी। ठीक है, आई प्लस आई वी। तो अब करंट जो करंट कॉइल से गुजर रहा होगा वो आई नहीं होगा, लेकिन हमें तो आई चाहिए, वो आई प्लस आई वी होगा, यानी उसमें थोड़ा सा एरर आएगा। वो कितना एरर आएगा, हम इफ द मूविंग कॉइल और वोल्टेज कॉइल सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, द फील्ड कॉइल passes a current I plus IV, the sum of the load current and moving coil current. This results in the wattmeter indicating the load power EI जो हमारी रिक्वायर्ड है, EI पावर जो लोड करंट खींच रहा है, मल्टीप्लाइड द बाय द वोल्टेज, प्लस सम एडिशनल क्वांटिटी E इंटू आई वी, यानी E इंटू आई वी, ये एक एक्स्ट्रा जो है वो करंट, इस ये एक्स्ट्रा जो है पावर आपकी आ जाएगी। वेयर द लोड करंट इज़ वेरी मच लार्जर देन आई वी, दिस एरर में बी नेग्लिजिबल। इन लो लोड करंट सिचुएशंस द एरर में बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो ये देखें, अगर तो लोड करंट काफ़ी ज़्यादा है आईवी से तो ये नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर लोड आपका कम है, लो लोड कंडीशन है, तो उसमें ये एरर काफ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या ऑप्शन होता है कि ये जो कॉयल है इसको आप इधर ले हैं, आगे ले हैं, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि द वोल्टेज कॉयल इज़ कनेक्टेड टू द सप्लाई साइड ऑफ द फील्ड कॉइल्स। ठीक है, सो दैट ओनली द लोड करंट flows through the field coils. However, the voltage applied to the series connected moving coil and the multiplier is E plus EF. अब इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर क्या मसला होगा, ये I जो यहाँ पे फ्लो करेगा वो इसमें से भी फ्लो करेगा, तो V इक्वल टू आई आर के तहत यहाँ पे भी एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा यहाँ। तो अब क्या होगा कि अब आपके पास E, ठीक है, प्लस ई एफ, ये एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाएगा। यानी पिछले केस में आपके पास एक्स्ट्रा करंट आ रहा था, इस केस में आपके पास एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, हाउ एवर द वोल्टेज अप्लाइड टू द सीरीज कनेक्टेड मूविंग कॉइल एंड द मल्टीप्लायर ई प्लस ई एफ, द वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फील्ड कॉइल्स। नाउ द वॉट मीटर इंडिकेट्स लोड पावर ई आई प्लस एन एडिशनल क्वांटिटी ई एफ इंटू आई। इन हाई वोल्टेज सर्किट्स जहाँ पे हाई वोल्टेज होगा वहाँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, द एरर में भी इनसिग्निफिकेंट, लेकिन अगर वोल्टेज कम है इन लो वोल्टेज कंडीशन दिस एरर में भी सीरियस। अच्छा जी, आगे आते हैं जी वॉट मीटर। वॉट मीटर क्या करता है जी, वॉट, अच्छा अब इसमें देखते हैं हम इसको, कंपनसेटेड वॉट मीटर ये क्या करेगा। अब देखें, हमने इस मसले को हल तो करना है, ये एरर हमारा आ रहा है इसकी वजह से ना, कि अगर इसको हम पीछे रखते हैं तभी एरर आता है, इसको आगे रखते हैं तभी एरर आता है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि इसके ऊपर एक और कॉइल चढ़ा दें, यानी इस कम्बिनेशन को यूज़ करके इसके ऊपर एक और कॉइल चढ़ा दें और उसका वोल्टेज इस तरह से सेट करें, पोलैरिटी उसकी डॉट डॉट कन्वेंशन से उसकी पोलैरिटी इस तरह से सेट करें कि वो इसको कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे एक और इसके ऊपर कॉइल चढ़ा दी, और उसका जो वोल्टेज था जो इसमें पैदा हो रहा था ई एफ, उसको कैंसिल कर दिया उसने। सो टू एलिमिनेट द एरर्स, सिंस द फील्ड कॉइल्स कैरी लोड करंट, दे मस्ट बी वाउंड ऑफ थिक कॉपर वायर, एन एडिशनल थिन कंडक्टर इज wound right alongside every turn on the field coils. The additional coil becomes part of the voltage circuit. The voltage coil circuit is connected directly across the load so that the moving coil current is always proportional to the load voltage. The additional winding, ये बड़ा important है, the additional winding cancels the field flux. The wattmeter deflection is directly proportional to E into I. यानी जो आपके पास एक्स्ट्रा वोल्टेज वाला एरर आ रहा था वो आपने कैसे रिमूव किया, आपने एक एडिशनल कॉइल यूज़ करके उसकी कॉम्पनसेशन कर दी। क्या कर दी, कॉम्पनसेशन, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटेड वॉट मीटर। अच्छा जी, वॉट मीटर में क्या है कि बिफोर यूजिंग वॉट मीटर्स, बिफोर यूजिंग चेक दी मैकेनिकल जीरो एंड एडजस्ट इट, जीरो एरर नहीं आना चाहिए, उसका जीरो पहले सेट करें। वाइल जीरोइंग टैप द इंस्ट्रूमेंट जेंटली, उसको जिसे कहते हैं कि उस पर हथौड़े नहीं मारने, उसको ज़रा अच्छे तरीके से डेलिकेटली हैंडल करना है इंस्ट्रूमेंट को। द करंट सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्टेज सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड इन विच द पावर इज टू बी मेजर्ड। ये आपको पता है। इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, आइदर द करंट टर्मिनल और वोल्टेज टर्मिनल मस्ट बी रिवर्स, यानी आपका जो पॉइंटर है वो राइट जाने के बजाय अगर लेफ्ट जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उसका मतलब कोई कनेक्शन इसमें आपको रिवर्स करने की ज़रूरत है। सेलेक्ट अ वोल्टेज रेंज इक्वल टू और हायर दैन द सप्लाई वोल्टेज, सेलेक्ट द हाइएस्ट करंट रेंज, यानी टू बी ऑन द सेफ साइड हाई से लो की तरफ आती है, लो से हाई की तरफ ना जाएं, हाई से लो की तरफ आएँ। इंश्योर द वोल्टेज कॉइल
does not have an excessive current flow and avoid excessive current flows through the current coils. Useful for measurement on supply frequencies up to a maximum of 500 Hz. Not suitable for high frequency power measurements. अच्छा जी, तो ये था जनाब आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जो है इनका एज अ वोल्ट मीटर, एज एन एमीटर और एज अ वाट मीटर देखा। और फिर हमने देखा कि वाट मीटर जब यूज़ किया तो इसमें एरर आता है वो कॉयल की लोकेशन की वजह से। तो फिर हमने देखा कि उसकी हमने कॉम्पनसेशन कैसे करनी है, तो सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम सिग्नल कंडीशनिंग की तरफ भी साथ साथ थोड़ा सा मूव करेंगे। अब सिग्नल कंडीशनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो आप सिग्नल ऑब्टेन करते हैं अपने सेंसर से, जैसे थर्मोकपल हो गया या लो सेंसर्स हो गए, उनके सिग्नल ना बड़े लो लो होते हैं, जैसे मिली वोल्ट आपको मिलता है थर्मोकपल से। अब इतने लो वोल्टेज को आपको क्या करना पड़ता है, इसकी कंडीशनिंग करनी पड़ती है, यानी उसमें से नॉइज़ रिमूव करने पड़ते हैं, फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं, फ़िल्टर लगा के फिर आपको उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, यानी नॉइज़ रिमूव करके उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। फिर उसमें डेटा एक्विजिशन आती है कि आप उसको एक्वायर करते हैं उस डेटा को। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में आगे फर्दर भी इसको करेंगे। तो उसका एक अहम पार्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सिग्नल जो है आपकी कंडीशनिंग का बहुत अहम पार्ट है ऑपरेशन ओप एम्प। तो इसमें मैं चूँकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं इसको क्विकली जो है आपको इसके जो कंटेंट है रिवाइज करवा के अपने मेन कंटेंट्स पे चला जाऊँगा। The operational amplifier op-amp is an integrated circuit that uses external voltage to amplify the input through a very high gain. ये आपको पता है इसकी ओपन लूप गेन बहुत हाई होती है। We recognize an op-amp as a mass producing component found in the countless electronics. तो op-amp इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जो है ये op-amp उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसको सही तरीके से इसका आना। तो इस तरह का ओप एम्प होता है और इंटरनली ओप एम्प ऐसा होता है, हम देखते हैं आगे देखें। देयर आर 8 पिन्स इन अ कॉमन ओप एम्प लाइक द 741, ये बहुत कॉमन है विच इज़ यूज्ड इन मैनी इंस्ट्रक्शनल कोर्सेज। इसमें पिन नंबर आपकी 2 इन्वर्टिंग है, जो मेन पिन्स है माइनस वाली इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और आउटपुट वाली 6, बाकी एक प्लस वीसीसी पावर और एक माइनस वीसीसी पावर। अब इसके टर्मिनल्स आपको पता है माइनस और प्लस होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग होते हैं, ठीक है। ओप एम्प सिंबल जो कि यूज़ करते हैं और ओप एम्प सिंबल जो है पावर सप्लाई के कनेक्शन के साथ ये वाला। तो हम इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, अब हम देखेंगे कि इसको हमने एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज़ करना है और एज ए कंपैरेटर इसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसका एज ए कंपैरेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल्स इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट डिनोटेड बाय माइनस, द अदर इनपुट टर्मिनल इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, प्लस। अच्छा, the maximum output is the power supply voltage when used in a circuit. The gain of op amp is AB is equal to V out over V in. अच्छा, अब इसमें देखें कि ये इसकी एक रेंज है कि यहाँ से ये लीनियर है, यानी प्लस वी इन से लेके माइनस वी इन तक, यहाँ तक ये लीनियर है और उसके बाद ये सैचुरेट हो जाता है मैक्सिमम पावर सप्लाई तक। तो एज मैंशनड अर्लियर द मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू इज द सप्लाई वोल्टेज एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द गेन जी इज़ द स्लोप बिटवीन द सैचुरेशन। यहाँ पे ये गेन होगी, यानी वी आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू वी इनपुट, तो ये आपकी गेन है स्लोप। इसी वजह से ये भी आपकी स्लोप आपकी गेन होगी। तो वी नॉट इज इक्वल टू ए वी वन और वी आई क्या होगा, वी प्लस माइनस वी आई, यानी वी प्लस और माइनस के दरमियान जो वोल्टेज है। अच्छा, अब इसमें जो होती है एजम्पशंस, जो एक आइडियल ओप एम्प होता है, एक प्रैक्टिकल ओप एम्प होता है। तो हम अभी आइडियल ओप एम्प पे रहेंगे। तो इसमें एजम्पशन क्या होती है कि जी ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है आर आई एन, यानी इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट नहीं होती, मेगा ओम्स में होती है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या है, इनफाइनाइट। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मीन्स इस पी वी प्लस और वी माइनस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी वी प्लस से वी माइनस यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, ओप एम्प के अंदर करंट नहीं जाएगा। अगर करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा, दोनों वोल्टेजेस क्या होंगे, बराबर। ये आपको पता है कि वी प्लस विल बी इक्वल टू वी माइनस अगर करंट ज़ीरो है। दूसरा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आर आउट, ये ज़ीरो होगी। प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं होती, लेकिन थ्योरेटिकली इसमें क्या होगी, ज़ीरो। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो। अच्छा, ओपन लूप गेन इज टिपिकली ओवर 9000 बट क्लोज लूप गेन इज मच स्मॉलर। ये भी हम देखेंगे कि क्लोज लूप गेन क्या होती है, जिसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग आ जाते हैं। आर आई एन इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, मेगा होम और लार्जर। आर आउट इज़ वेरी स्मॉल, 750 ओम और स्मॉलर। इफेक्टिव आउटपुट इम्पेडेंस इन क्लोज लूप इज़ वेरी स्मॉल। अच्छा, तो ओपन लूप आइडियल ओप एम्प में क्या होगा कि आर आई एन इज़ इनफाइनाइट, ठीक है, आर आई एन क्या है, इनफाइनाइट है और ज़ीरो इनपुट करंट है और आर आउट क्या है, ज़ीरो। ये आइडियल ओप एम्प है।
अच्छा, अब आइडियल ऑप एम्प का एनालिसिस करते हैं, बड़ा आसान एनालिसिस है। देखें, सिंपल आप इस पे केसीएल लगा लें, जो करंट का आपका लॉ होता है, कुछ करंट लॉ। देखिए, जो करंट यहाँ से यहाँ आएगा वो वही करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि अंदर तो ऑप एम्प के कुछ जाना नहीं है, यहाँ से करंट नहीं फ्लो करना। तो ये करंट क्या होगा कि वी आउट माइनस दिस वोल्टेज, ठीक है, ओवर आर एफ, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज माइनस ज़ीरो ओवर आर जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है फर्दर भी हम देखेंगे। देखें, इसके अंदर क्या है कि ये प्लस को हमने इनपुट दी, ये नॉन इन्वर्टिंग है बेसिकली ना कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अभी हम देखते हैं। तो एनालाइज एन ओप एम्प फीडबैक सर्किट, एज्यूम नो करंट फ्लोज इनटू आइदर इनपुट टर्मिनल, एज्यूम नो करंट फ्लोज आउट ऑफ द टर्मिनल, यानी नो, कोई भी करंट ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है ओप एम्प से। तो कॉन्स्टेंट्स फिर इसमें क्या हो जाएगा कि V प्लस विल बी इक्वल टू V माइनस, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें आप प्लस को क्या कर देते हैं ग्राउंड, और इनपुट आप देते हो माइनस के ऊपर थ्रू रेजिस्टेंस RIN। अच्छा, अब इसमें देखें, अगर ये दोनों वोल्टेजेस बराबर है, V माइनस वी प्लस, तो V प्लस पे कितने हैं, ज़ीरो। अगर V प्लस पे ज़ीरो है तो यहाँ पे कितने होंगे, ज़ीरो। यहाँ कितने वोल्टेज हैं, ज़ीरो। तो अच्छा, ज़ीरो चूँकि यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे भी ग्राउंड है, लेकिन ये वर्चुअल ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, वर्चुअल ग्राउंड। अच्छा, अब देखें, इसमें एनालिसिस करते हैं कि ये सप्लाई है, तो वी इन माइनस ज़ीरो ओवर आर इन, दैट विल बी द करंट जो राइट साइड को जाएगा। इट विल बी इक्वल टू वी, यहाँ पे कितना, 0 वोल्ट है, तो वी माइनस कितना है, 0, तो 0 माइनस वी आउट ओवर आर एफ, ठीक है। जो करंट इधर आ रहा है वही करंट ऊपर जा रहा है, अंदर कोई नहीं जा रहा। तो करंट, इसको यूँ कहने के बारों बार है, करंट से बारों बार कह लें, या बाहर बाहर से जो है ना वो चला गया। तो वी आउट अगर आप इसको सॉल्व करें, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर आई एन इंटू वी, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। अब इनपुट पे वोल्टेज अगर आप 1 वोल्ट देते हैं, और आर एफ अगर आपकी 10 की है, और आर ई एन आपकी 1 की है, तो ये गेन कितनी की हो जाएगी, 10 की। तो ये वो जो 1 वोल्ट होगा ना, ये 10 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 10 वोल्ट आ जाएंगे, और माइनस में आएंगे, क्योंकि ये माइनस है। तो माइनस आपकी जो है ये गेन है आपकी, यानी आर एफ ओवर आर आई एन इज़ गेन, और वी आउट ओवर वी इन, यानी इसको अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो ये गेन बच जाएगी आपकी। गेन क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इस तरह से अगर आपको थर्मोकपल की एक आउटपुट वोल्टेज में मिल रही है जो कि मिली वोल्ट्स में है, उसको आपने वोल्टेज में लेके जाना है, तो आप लगा लें। ये तो अभी हमने इन्वर्टिंग देखना, आगे हम नॉन इन्वर्टिंग देखते हैं। नॉन इन्वर्टिंग में क्या है कि इनपुट हमने प्लस को दे दी, और आपने एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसको फीडबैक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं R2, क्योंकि ये फीडबैक होती है ना, आउटपुट से इनपुट पे कनेक्ट हो रही है। ये फीडबैक रेजिस्टेंस R2 है, और ये एक रेजिस्टेंस है R1। अब इस पे देखिए, ये दोनों वोल्टेज बराबर हैं, तो ये प्लस पे V प्लस कितना है, V इन, तो V माइनस भी क्या होगा, ये भी V इन होगा, V इन। अच्छा, ये V इन है। तो अब करंट देखें ज़रा, यूँ निकालते हैं, V आउट माइनस V इन ओवर R2 विल बी इक्वल टू V इन माइनस ज़ीरो ओवर R1, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आगे हम करेंगे इसको सॉल्व, तो वी आउट इज इक्वल टू वी इन इंटू 1 प्लस R2 ओवर R1, यानी R2 ओवर R1, ठीक है, और 1 प्लस फिर मल्टीप्लाइड बाय वी इन। तो अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है, और R2 आपके 10 के है, ये 1 के है, तो ये 10 आ जाएगी इसकी गेन, जो रेशो 10 आ जाएगी। 10 में एक ऐड कर दें, कितनी हो जाएगी, 11। तो 11 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पॉजिटिव के साथ, यानी यहाँ पे अगर 1 वोल्ट होगा तो वी आउट पे कितने आ जाएंगे, 11 वोल्ट्स पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तीसरी एप्लीकेशन क्या होती है, बफर। बफर में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज क्या करते हैं कि फीडबैक रेजिस्टेंस आप इसमें ज़ीरो है, यानी आपने आउटपुट को नेगेटिव के साथ जंप किया हुआ है, यहाँ पे आपने जंपर लगाया हुआ है, इसको शॉर्ट किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो इनपुट पे वोल्टेज होगा वही आउटपुट पे वोल्टेज होगा। अब ये यूज़ कहाँ होता है कि देखें, अगर आपकी होना ये चाहिए कि आउटपुट रेजिस्टेंस मिनिमम हो, ठीक है, ताकि सारे का सारा करंट आगे इंस्ट्रूमेंट में चला जाए। लेकिन अगर आपके पास सर्किट है जिसकी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और आगे जो रिसीवर है उसकी बेचारे की इनपुट रेजिस्टेंस ही बहुत लो है, ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अपने पास वोल्टेज को फैच करेगी। तो अगर आप इन दोनों के ए और बी को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये पुअर कनेक्शन होगा, कि जिसमें ए की इतनी हाई आउटपुट इम्पिडेंस है और बी की लो इनपुट इम्पिडेंस है। तो क्या होगा कि बी को वोल्टेज ही नहीं उठा पाएगा, उठा ही नहीं पाएगा वोल्टेज बिल्कुल भी। तो अब क्या करेंगे, आप उसके बीच में बफर लगा दें। बफर से क्या होगा कि जितनी मर्जी इसकी हाई आउटपुट इम्पिडेंस होगी, तो क्या करेगा बफर, उसको वोल्टेज को उठा के इसको दे देगा। यानी हालांकि इसकी इनपुट इम्पिडेंस लो है, लेकिन फिर भी बफर की ये क्वालिटी होगी कि जो भी इनपुट
जो भी इसको यहाँ से वोल्टेज मिलेगा ए से, उसको हूबहू ये एग्जैक्टली बी को दे देगा। तो दैट इज़ एन ओप एम्प बफर। अच्छा, अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। अब इसमें नेगेटिव फीडबैक में देखें कि इसका एनालिसिस वो कर रहे हैं, ये वही पुरानी वाली चीज़ है जिसमें आप देखें कि इसकी गेन क्या होगी -R2/R1, इसका एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आप देख लें, ये एक बफर है, वी इन कितने, अगर आपकी 5 वोल्ट है तो इधर भी 5 वोल्ट आ जाएंगी। और दूसरे केस में देखें कि ये इन्वर्टिंग है, तो अगर इधर 5 वोल्ट है, ये 100K और 100K यूज़ होंगे, तो इनके रेशियो क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ पे -5 वोल्ट आने चाहिए। अच्छा, और फिर इसमें आ जाएं आप, ये नॉन इन्वर्टिंग है तो इसमें क्या होगा 1+R2/R1 इंटू वी इन। ठीक है, अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली वी आउट आ जाएंगे, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये वाली है कॉम्बिनेशन, ये कौन सी आपकी, ये इन्वर्टिंग कॉम्बिनेशन है, इसमें भी आप इन दोनों की रेशो कर लें, 330K और 33K यानी 10 है, तो 10 टाइम्स आपका वी इन हो जाएगा विद नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके फर्दर यूज़ देखते हैं हम। ओप एम्प एज ए कंपैरेटर यूज़ हो सकता है, ओप एम्प एज ए समर यूज़ हो सकता है, ओप एम्प एज ए डिफरेंशियल यूज़ हो सकता है, ओप एम्प एज ए डिफरेंशिएटर यूज़ हो सकता है, ये भी हम देखते हैं। ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर यूज़ होता है। अच्छा, अब इसमें देखें माइनस और प्लस के साथ। ठीक है, अब ये कंपैरेटर के तौर पर, ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब ये है कि अगर V प्लस V नेगेटिव से ज़्यादा होगा तो V आउट 1 देगा, यानी हाई देगा। हाई मीन्स 5 वोल्ट आप कह लीजिए, जितना इसमें है V आपकी सप्लाई हाई देगा। और अगर V प्लस V माइनस से कम है तो यहाँ लो देगा। अब देखें ज़रा इसकी वेव फॉर्म से चेक करते हैं कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, ये आपने कहाँ दी हुई है, वी इन को दी हुई, नेगेटिव को दी हुई है, और पॉजिटिव को क्या दिया हुआ है आपने, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड। तो क्या होगा कि ग्राउंड जो है वो जब नेगेटिव पे ये वाला होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ग्राउंड इज लेसर दैन दिस, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, लो। लेकिन इसकी आउटपुट आपको लो मिल रही है, -B सैचुरेट। और जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो दैट इज़ लेस दैन योर ग्राउंड, 0 वोल्ट तो इनसे बड़ा है, तो उसमें क्या होगा कि वी पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन वी नेगेटिव, इट विल कंडीशन, दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू एंड योर वी आउट विल बिकम ट्रू। तो यहाँ पे देखें आपका ये ट्रू हो जाएगा, T/2 से T तक। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को देखें, यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि एक आपके पास एक सॉटूथ वेव फॉर्म है इनपुट। अब वो कहाँ देने हैं, आप प्लस पे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, प्लस पे, और नेगेटिव पे क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट। अब अगर आपका V प्लस 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इसने हाई होना है, अगर ये कम होगा 2 वोल्ट से तो ये लो हो जाएगा वी आउट। अब ये देखें ज़रा, वेव फॉर्म -3 से 6 तक जा रही है। ठीक है, तो -3 से जब तक ये 2 से कम होगी तो क्या होगी, आपकी आउटपुट लो होगी। और जैसे ही ये 2 से बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ तक 2 से ऊपर रहेगी तो ये आउटपुट इसकी हाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एज ए कंपैरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। अच्छा, अब तीसरी एक और एप्लीकेशन है इसकी बड़ी ज़बरदस्त, जो कि एज एन समिंग एम्पलीफायर, एज अ समर, प्लस करने के लिए। देखिए मैथमेटिकल फंक्शंस क्या हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, यही होते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे हम ओप एम्प से अचीव कर सकते हैं। अब देखो ऐड कैसे करना है। ऐड का मतलब है कि आपके पास वोल्टेजेस हैं, V1 है, V2 अप टू सो ऑन Vn है, इनको हमने ऐड करना है। कैसे ऐड करो, ओप एम्प लगा दो, R1 R2 सो ऑन Rn, और ये Rf है। तो अब इसकी V आउट क्या होगी, इन्वर्टिंग के अंदर V आउट विल बी इक्वल टू -Rf/R1 इंटू V1 प्लस, तो इसकी आप देखें वी आउट विल बी इक्वल टू -Rf/R1 इंटू V1 प्लस -Rf/R2 इंटू V2 प्लस सो ऑन -Rf/Rn इंटू Vn। अब इसमें से कॉमन निकाल लें, माइनस जो Rf आ रहा था उसको कॉमन निकाल लें, तो ये आ जाएगा -Rf इंटू V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस सो ऑन Vn/Rn। यानी आप ये देखो ये ऐड हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ऐड। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि R1 को अगर आप इक्वल ले लें तो ये इसको भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप सारे वोल्टेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये एज अ समरी आगे हम इसका देखेंगे एक प्रॉब्लम भी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है जो कि एज एन ऑपरेशनल डिफरेंशियल, ओप एम्प एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, जो कि डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। जैसे आपके पास दो वोल्टेजेस हैं V1 और V2, आप चाहते हो कि इनका जो डिफरेंस है, यानी पॉजिटिव वाला क्या है V2 माइनस V1 को एम्पलीफाई करें, यानी इनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करें। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डिफरेंशियल ओप एम्प। अब इसमें क्या होगा कि एक R1 Rf आप यहाँ लगाओगे नेगेटिव के साथ V1, और एक आप लगाओगे R2
और आर जी यहाँ ग्राउंड के साथ, ठीक है। अब इसमें आप वो भी लगा सकते हो, वही जो सर्किट एनालिसिस का एक रूल है बड़ा ज़बरदस्त, कि सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल लगा लो, पहले V2 को जीरो सम कर लो, V1 के हिसाब से निकाल लो V आउट, फिर आप जो है वो V1 को ज़ीरो कर लो और V2 के हिसाब से जो है वो आउटपुट निकाल लो। तो इसके अगर हम देखें कि पहले अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं, V2 को ज़ीरो करते हैं और V1 को रखते हैं, तो इसकी क्या निकलेगी, माइनस आर एफ ओवर R1 इंटू V1, ठीक है। अच्छा, और अगर हम फिर V1 को ज़ीरो कर देंगे और V2 को रखेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, 1 प्लस आर एफ, ये ज़रा नोट करें, 1 प्लस आर एफ ओवर R1, यानी जो गेन होगी ना वो इनसे निकलेगी, ये आर एफ ओवर R1 से। और ये कहाँ यूज़ होती हैं, ये नेगेटिव से लगते हैं, ये आपने जहन में रखना है कि जो नेगेटिव टर्मिनल से रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन लगी हुई ये गेन में यूज़ होनी है, पॉजिटिव वाली यूज़ नहीं कर लेनी। ये एक इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है, ये वाला ट्रिक। तो अब फिर क्या होता है इसमें, 1 प्लस आर एफ ओवर R1 इंटू दिस वोल्टेज, ये लास्ट टाइम हमने दिया हुआ था ना ये। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज कितना आ रहा है, इधर यहाँ पे वोल्टेज आएगा वोल्टेज डिवाइडर लॉस, वो कैसे निकलेगा, आर जी ओवर R2 प्लस आर जी इंटू V2, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आर जी ओवर R2 प्लस आर जी इंटू V2। तो इसको जब आप करेंगे ज़ीरो V1 को, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये नॉन इन्वर्टिंग बन जाएगा और उसका फिर क्या रिलेशन आएगा, V आउट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ ओवर R1 इंटू आर जी ओवर R2 प्लस आर जी इंटू V2, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ये आपने खुद सॉल्व करके इसको देखना है, ये 2 स्टेप्स में ये प्रूव हो जाता है कि आर एफ प्लस R1 ओवर आर जी प्लस R2 आर जी ओवर R1 V2। तो उन दोनों को ऐडअप कर दें, यानी ये जो पहले इन्वर्टिंग का निकाला और फिर अभी जो नॉन इन्वर्टिंग का निकाला, इनको ऐडअप कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आउट इज इक्वल टू दिस मच रिलेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। अगर मैं कहूँ कि आर एफ इज इक्वल टू आर जी एंड R1 इज इक्वल टू R2, अगर इन दोनों को बराबर कर दूँ मैं, यानी आर एफ इज इक्वल टू आर जी, R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, तो इसमें देखें कि ये काफ़ी चीज़ें इसमें फिर कैंसिल आउट हो जाएंगी और कैंसिल आउट होकर आपका जो रिलेशनशिप रह जाएगा वो जस्ट ये रह जाएगा आर एफ ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1। ये देखें आर एफ ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1। V2 कौन सा है, प्लस वाला, प्लस वाले में से माइनस वाला आपने करना माइनस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ेंगे, उसमें ये यहाँ ये चीज़ काफ़ी यहाँ से उसका आगाज़ होगा। तो वी आउट इज इक्वल टू आर एफ ओवर R1 इंटू V2 माइनस V1, ये आपका क्या है, डिफरेंशियल ओप एम्प। क्या है, डिफरेंशियल ओप एम्प। अच्छा जी, अब ओप एम्प को आप एज ए डिफरेंशिएटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डेरिवेटिव आपने लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दो इसकी फीडबैक पे और कैपेसिटर लगा दो इसकी दूसरी वाली जगह पे, तो इसका रिलेशनशिप जो है वो अगर आप ड्राइव करो लैप्लेस के थ्रू तो ये बड़ी इजीली प्रूव हो जाता है। वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इन ओवर डी टी। आर सी क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट, तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इन ओवर डी टी। और इसके थोड़ा सा देखते हैं मैनिफेस्टेशन कि ये आपकी इनपुट अगर वेव इस तरह की दें अभी इन पे, तो आपकी आउटपुट क्या निकलेगी, इसका डेरिवेटिव, फिर इसका नेगेटिव और फिर इसको टाइम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, उससे आपका वाई एक्सेस निकल आएगा। तो देखें कि ये अगर साइन वेव है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और लेकिन इसमें माइनस भी आ रहा है, ये देखें माइनस पे है तो वो माइनस कॉस हो जाएगा। तो ये देखें आप इन माइनस के साथ कॉस में चेंज होके ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दूसरी वेव फॉर्म देखें, अगर आप ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे दें तो ट्रायंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट, और नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, ये नीचे, यानी पॉजिटिव जब यहाँ पे होगा तो यहाँ नेगेटिव आ रहा होगा माइनस आर सी की वजह से। तो इस तरह से ये आपके पास सेकंड वेव भी क्लियर हो गई। अच्छा, आप थर्ड वेव पे आते हैं कि अगर आपकी इनपुट कांस्टेंट दें उसको कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो, तो आपकी जो आउटपुट आएगी ना वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो आपकी इनपुट चेंजिंग होनी चाहिए, वेरिंग होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव कब अप्लाई होता है, जब चेंजिंग इनपुट हो, ठीक है, तो आपका जो ओप एम्प होगा ना उसको आउटपुट नहीं जनरेट करेगा। अच्छा, दूसरा वर्जन इसका क्या है, इंटीग्रेटर, कि आप कैपेसिटर जो है फीडबैक में यूज़ कर लें और रेजिस्टेंस आप इसकी यूज़ करें, लेकिन ये आप लैप्लास से बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, माइनस, देखिए माइनस, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है ना इसलिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी इन ओवर आर सी डी टी प्लस वी इनिशियल, इसमें इनिशियल वोल्टेज क्या है। अच्छा, अब इसमें जो 1 ओवर आर सी है ये टाइम कांस्टेंट है, ये आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि वी इन की इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, वी इन की इंटीग्रेशन हो रही है। अब ये देखें, अगर आप इस तरह का इनपुट वोल्टेज इस पर अप्लाई करेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लीनियर, ठीक है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन एक्स होती है ना, तो ये लीनियर होगी। अब चूंकि माइनस है तो ये नेगेटिव आएगी, ये देखें नेगेटिव स्लोप के साथ आ रही है।
और फिर चूँकि उसके बाद नेगेटिव साइकिल शुरू होता है तो ये इसकी स्लोप पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी जो है आपकी वेव फॉर्म जनरेट वगैरह आपकी, आप ये इस तरह के इनपुट देंगे तो इस तरह की आपकी आउटपुट आएगी। सिमिलरली सेकंड देखें, अगर आप लीनियर इनपुट देते हैं तो इसकी जो आउटपुट होगी वो पैराबोलिक होगी और नेगेटिव होगी। और अगर आप इसको साइन वेव देते हैं तो क्या आ जाएगा इसका, आपका आपका ऑपोजिट, आपको इस पर कोसाइन वेव जो है इसकी, जो आपकी साइन की जो आप देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। ठीक है, और माइनस के साथ वो प्लस कॉस में चेंज हो जाएगी, यानी साइन की क्या होगी माइनस कॉस, और माइनस कॉस के साथ जब माइनस लगेगा ये वाला माइनस, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस आपका आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वेव फॉर्म्स आपको दी जा सकती हैं ताकि आप इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करें। अच्छा, आप कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑप एम्प समिंग एम्पलीफायर। देखें आप समिंग का एक हम करते हैं प्रॉब्लम। फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टर्स यूज़ आर एफ 1 मेगा इन ऑल केसेस। आर एफ जो फीडबैक है वो 1 मेगा रखनी है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी टाइप ऑफ मिस्टेक है। V1 का मतलब है 1 वोल्ट, V2 2 वोल्ट, V3 3 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और R1 कितना 500 के 1 मेगा और 1 मेगा। तो आप इस पर फार्मूला लगा लें, V नॉट इज इक्वल टू माइनस 1000 के, ये 1 मेगा है ना, 1 मेगा इज़ 1000 के, 1000 के, तो इसमें कितना है जी 500 के 1000 के। ठीक है, 1 मेगा R2 1 मेगा, और R3 कितना है 1 मेगा 1000 के। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपकी जो है ये गेन कितनी आ जाएगी 2 की, 2 इंटू 1 2। इसी तरीके से ये गेन कितनी आ जाएगी 1 की 2, और ये भी गेन आ जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो डैट विल बी योर -7 वोल्ट, यानी आपको जो है वो -7 वोल्ट जो है आउटपुट पे मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑप एम्प डिफरेंशिएटर व्हेन द वोल्टेज सोर्स चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 वोल्ट एट t इक्वल टू 0.4 सेकंड। अब देखें 0 से लेके 0.4 सेकंड तक वो 0 से 10 वोल्ट तक पहुंच गया। ठीक है, 0 से लेके 10 वोल्ट तक, तो इसकी आउटपुट क्या होती है कि इसका डेरिवेटिव, अब इसकी स्लोप आप निकाल सकते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से। आप इसकी जो है वो डेल्टा वाई कितना है 10 है, और डेल्टा एक्स कितना है 0.4 है, तो 10 ओवर 0.4 से इसकी जो है वो एक आप स्लोप निकाल सकते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई करें आर इंटू सी से और माइनस के साथ, तो वी आर इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी आउट ओवर डी टी। तो माइनस आर कितना है 10 के, सी कितना है 2.2 माइक्रो, और 10 माइनस ज़ीरो ओवर 10 माइनस ज़ीरो ओवर 0.4 माइनस ज़ीरो, दैट विल बी माइनस 0.55 वोल्ट्स। ये अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमने देखा इंटीग्रेशन एज ए डिफरेंशिएटर एज ए सम, यानी हमने प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है, और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो सारे अप्लाई करके देख लिए हैं कि ओप एम्प से हम वो सारे के सारे अचीव कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं ओप एम्प। तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स ऑफ इनकॉर्पोरेट वेरी लो सिग्नल लेवल्स, फॉर एग्जांपल थर्मोकपल। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, पूछा जा चुका है कि थर्मोकपल के आउटपुट वोल्टेज कितने होते हैं जी, तो ये मिली वोल्ट्स में होते हैं, वोल्ट भी नहीं है ना, मिली वोल्ट्स के अंदर ये होते हैं। तो मिली वोल्ट्स में आपके वोल्टेज आ रहे हैं, तो उसको आप एम्पलीफाई करते हैं यूजिंग ओप एम्प। तो ओप एम्प इज़ अ वेरी हाई गेन एम्पलीफायर। आईसी पैकेज टिपिकली गेन टिपिकली 100,000 और मोर, टू सिग्नल इनपुट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, टू पावर सप्लाई इनपुट्स, हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट इम्पीडेंस। अच्छा, अब इसमें ये देखें, ये कुछ चीज़ें रिवाइज हो रही हैं आपकी दोबारा से। ये कौन सा है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग है, और ये वाला आपका क्या है, ये भी आपका नॉन इन्वर्टिंग है। अब इसमें दोनों सूत्रों में क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग। अब इसमें इनपुट इस नहीं, ये आपका इन्वर्टिंग है क्योंकि इसमें आप इनपुट नेगेटिव पे दे रहे हैं थ्रू R1, और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग है जिस पर आप इनपुट दे रहे हैं पॉजिटिव पे। तो इनपुट इज़ अप्लाइड एट VN नेगेटिव वाला, एंड इनपुट इज़ अप्लाइड एट VP पॉजिटिव वाला। अच्छा, अब इसका एनालिसिस है, ये हम कर चुके हैं कि आई ये वाला करंट इज इक्वल टू ये वाला करंट। देखें तो ये सारा एनालिसिस में यहाँ पे इसने प्रूव कर दिया कि वी इन माइनस वी एन ओवर R1 इज इक्वल टू वी एन माइनस एन से बना था नेगेटिव वाला माइनस वी आउट ओवर R2। कोई KCL आपने लगाया कि करंट लो, तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये प्रूव हो जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन इंटू R2 ओवर R1। इसी तरीके से आपका जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, उल्टा चलें, वी आउट माइनस वी एक्स, जो कि वी इन होगा ओवर R2 इज इक्वल टू वी इन माइनस ज़ीरो ओवर R1। ये देखिए ये इक्वेशन निकल आए। फिर इसको सॉल्व करें, लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + R2 ओवर R1। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें क्या हो जाएगा 1 + R2 ओवर R1,
और एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें दो आपके इनपुट्स आ जाएंगे V1 और V2, और ये दोनों रेजिस्टेंस R2 R1। इससे पहले हमने जेनेरिक में इसको सॉल्व किया था, इसका फार्मूला भी हमने निकाला था इससे पहले, V out इज इक्वल टू R2/R1 इंटू V2 माइनस V1। अच्छा, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस भी डिटेल में शो कर रहा है कि ये कैसे आपने जो है वो करनी है कि इन दोनों करंट्स को इक्वेट कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो करंट क्या होगा, V1 माइनस VX/R1, इट विल बी इक्वल टू VX माइनस V आउट ओवर R2, ठीक है। और यहाँ पे जो Vx होगा वो कैसे निकालेंगे आप, Vx आप निकालोगे R2/R1 प्लस R2 इंटू V2, यानी वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा के, यानी ये जस्ट Vx की जगह क्या लगाओ, वोल्टेज डिवाइडर लॉ, उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो जो कि यहाँ पे इसने किया हुआ है। तो उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो कि V आउट इज इक्वल टू R2/R1 इंटू V2 माइनस V1, यानी दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस। V2 क्या है, जो प्लस को दिया है, और V1 कौन सा है, जो माइनस को दिया हुआ है, ठीक है। और R2 और ये भी R2 ये इक्वल होने चाहिए, और दैट R1 एंड दिस वन R1 दिस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अच्छा, बफर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बफर हमने कैसे यूज़ करना होता है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी जो फाइनल समरी है वो आपके पास इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग, फिर उसके बाद अच्छा अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगले हमारे टॉपिक की बुनियाद होगा कि इसमें देखें वी इन को एम्पलीफाई कर रहा है ना ये R-R2 और R1 इंटू वी इन। अब इसमें वी इन में अगर नॉइज़ आ जाए, मिसाल के तौर पर इसमें अगर नॉइज़ आ जाए तो क्या होगा कि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो देखें अब वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन प्लस वी नॉइज़ इंटू R2/R1, यानी ये नॉइज़ को भी एम्पलीफाई कर रहा है भाई, ये इसका मसला है कि ये नॉइज़ को भी एम्पलीफाई कर रहा है। अच्छा जी, इसी तरीके से नॉन इन्वर्टिंग आ जाए, नॉन इन्वर्टिंग में भी देखें अगर इनपुट पे आपका वी इन प्लस वी नॉइज़ आ जाए तो ये इस नॉइज़ को भी एम्पलीफाई कर देगा। अब इसी से यहाँ से निकलता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ये अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे और इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे कि उसमें अगर नॉइज़ है तो हमने नॉइज़ को कैंसिल करना होता है, वी डोंट वांट नॉइज़ टू बी एम्पलीफाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स हैं उनमें नॉइज़ को एम्पलीफाई नहीं करना चाहिए हमें। तो नॉइज़ वोल्टेज इज़ एम्पलीफाइड विद बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसका हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट्स और ओप एम्प्स की जो है कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया। तो बाकी विल सी नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।